हेलो बच्चों, कैसे हो? ठीक हो सारे? वेलकम टू माय चैनल साइंस गुरु और मैं हूं आपका अपना शिवम शर्मा। तो बच्चों, आज मैं बात करने वाला हूं आर्किमिडीज प्रिंसिपल की, क्योंकि हम पार्ट नंबर 5 में बात करने वाले हैं। एंड हम जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स। इसके अंदर जो हम आज टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं वो है आर्किमिडीज प्रिंसिपल। देखो, सभी ने सुना होता है आर्किमिडीज प्रिंसिपल के बारे में कि होता क्या है, बट आज मैं इसके बारे में A to Z बताऊंगा कि कैसे डेंसिटी पे डिपेंड करता है। अगर कोई चीज सिंक कर रही है, फ्लोट कर रही है, वो डेंसिटी पे एक्चुअल में डिपेंड कैसे करता है। मैथमेटिकली मैं तुम्हें फॉर्मुलेशन करवाऊंगा, एकदम बेसिक से, बिल्कुल एकदम कंसेप्ट लेके आऊंगा, बिल्कुल बेसिक से उठाऊंगा। तो इस वीडियो को कंप्लीट देखना और इसके बाद मैं गारंटी देता हूं कि ये कंसेप्ट तुम्हारे दिमाग में होगा, बिल्कुल एकदम स्टोर होगा, जिंदगी भर नहीं भूलोगे इसे। ठीक है, तो मेरा नाम है शिवम। चलो शुरू करते हैं। आर्किमिडीज प्रिंसिपल शुरू कहां से हुआ था? देखो, ये ग्रीक में रहने वाले साइंटिस्ट थे, ग्रीक साइंटिस्ट थे, और इन्होंने लगभग 250 BC में ये बताया। तो ये तो पहले से पता था कि पानी के अंदर कोई ना कोई फोर्स लगती है, ये तो पहले ही पता लग चुका था, लेकिन कितनी लगती है वो नहीं बताया किसी ने। तो इन्होंने जब बताया उसे, और उसे दिया बायंट फोर्स का नाम, बायंट फोर्स, और इस प्रोसेस को बताया या फिनोमेना को बताया बायोएंसी। अब ये सारी चीजें क्या है, कैसे है, कैसे काम करती है, उन सब के बारे में हम बात करेंगे। तो होता क्या है बेसिकली, ये प्रिंसिपल कहता है कि व्हेन अ बॉडी इमर्स्ड पार्शियली और कंप्लीटली in liquid, then it experiences an upward force called upthrust। तो ये तो आगे बेटा रिटेटेड डेफिनेशन, जिसमें बोला गया है कि बॉडी जब इमर्स करेंगे पार्शियली या कंप्लीटली इन लिक्विड, देन इट एक्सपीरियंसेस अ फोर्स कॉल्ड अपवर्ड, एंड दिस अपवर्ड फोर्स एक्ट्स थ्रू सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ये भी ठीक है। देखो, ये दूसरी टाइप डेफिनेशन बेटा, लेकिन इसको प्रूफ कैसे करेंगे वो हम बात करते हैं। देखो, कोई भी अगर मान लेते हैं हमारे पास कंटेनर है, ये मैंने कंटेनर लिया और कंटेनर के अंदर मैंने एक बॉडी ली, मैं सिलेंड्रिकल बॉडी लेने वाला हूं। देखो, अलग अलग बुक्स में अलग अलग बॉडी ली जाती है, मैं सिलेंडर यूज करने वाला हूं। नाउ अगर मैं बात करूं बेटा, पानी यहां तक भरा है, ठीक है, और इसका जो अपर सरफेस है वो ये रहा, और जो लोअर सरफेस है वो ये रहा। अब अपर सरफेस की बात करते हैं, तो अपर सरफेस थोड़ा सा नीचे करते हैं बेटा, बहुत ज्यादा ऊपर हो गया है। तो अपर सरफेस की बात करें तो ये x फ्रॉम द लेवल है। एंड अगर हम इसकी हाइट की बात करें सिलेंडर की, तो सिलेंडर की हाइट है बेटा h। तो ये जो बॉडी है इसकी हाइट है h, और x क्या है, इतना डेप्थ पे नीचे है। तो ये वाला पॉइंट, अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं, देखो ये पॉइंट है हमारे पास A, ये पॉइंट है हमारे पास B। A पॉइंट पे प्रेशर ज्यादा लगेगा। देखो, लास्ट वीडियो में मैंने तुम्हें बताया है कि डेप्थ पे प्रेशर डिपेंड करता है, कि जितनी ज्यादा डेप्थ होगी प्रेशर उतना ज्यादा लगेगा। तो टाइम खराब ना करते हुए मैं यहां पे अप्लाई करूंगा P1 और यहां से अप्लाई करूंगा P2। नाउ प्रेशर एट पॉइंट ए, अगर मैं पॉइंट ए की बात करूं तो इतनी सी डेप्थ है बस, तो रो जी एक्स। फॉर्मूला यही था, अगर किसी डेप्थ में कोई बॉडी पड़ी हुई है तो उसके ऊपर प्रेशर कितना आएगा, रो जी एच। दिस इज द प्रेशर ड्यू टू फ्लूइड, बेसिकली डेप्थ की वजह से। तो ये आ गया हमारे पास। ऐसे अगर फोर्स निकालूंगा तो फोर्स एट पॉइंट ए इज इक्वल टू, देखो प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया, तो फोर्स क्या होगा वो भी देख लेते हैं। तो F1 इज इक्वल टू, तो प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, एंड प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स इज इक्वल टू प्रेशर, मतलब रो जी एक्स इनटू एरिया, इफ ए इज द
एरिया ऑफ दिस बॉडी। तो मैं यहां पे लिख देता हूं बेटा कि इसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो है कैपिटल है। यही था। देखो सिंपल सी बात, हमने फॉर्मूला पढ़ा था, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स किसके इक्वल हुआ? प्रेशर इनटू एरिया, वही मैंने यहां पे लिखा है। नाउ दिस इज इक्वेशन 1। सिमिलरली प्रेशर एट पॉइंट बी, अगर मैं पॉइंट बी पे लगाऊंगा तो रो जी एक्स प्लस एच। क्यों? क्योंकि टोटल डेप्थ हमारे पास एक्स प्लस एच आ गई, और एक्स प्लस एच अगर डेप्थ है लेवल सरफेस लेवल से, तो हमारे पास ये आ गया। और ऐसी सिमिलरली अगर मैं फोर्स की बात करूं, फोर्स एट पॉइंट बी मतलब F2 इज इक्वल टू रो जी एक्स प्लस एच इंटू एरिया कैपिटल ए। नाउ दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। अगर मैं बात करूं डिफरेंस, the resultant force F2 minus F1 acts in the upward direction। अब upward direction कहां से आया बेटा, अभी देखते हैं। देखो अब जितनी ज्यादा डेप्थ पे होगा उतना ज्यादा प्रेशर लगेगा, तो ये कम डेप्थ पे ज्यादा डेप्थ पे, इसका मतलब यहाँ से प्रेशर ज्यादा लगेगा, मतलब यहाँ से दबाव ज्यादा लगेगा, फोर्स ज्यादा लगेगा। और जब फोर्स ज्यादा लगेगा तो ये इसमें को इसको माइनस कर देगा, तो जो माइनस करने के बाद एक्चुअल में फोर्स आएगी वो इसके ऊपर अपथ्रस्ट लगेगी, इस बॉडी को ऊपर लेके जाएगी वो। क्लियर है ना? अबे क्वेश्चन आ रहा होगा दिमाग में कि भाई प्रेशर यही है क्यों लग रहा है, साइड में क्यों नहीं लग रहा? पास्कल लॉ ने बताया था ऑलरेडी। पास्कल लॉ ने कहा था कि प्रेशर जो लगता है बेसिकली वो हर एक पॉइंट पे लगता है, तो इस बॉडी के हर एक पॉइंट पे लगेगा, तो ये प्रेशर इसको इक्वेट कर देगा। अगर मान लो ये वाला पॉइंट है, ये वाला, ये इसको इक्वेट कर देगा, ये इसको इक्वेट, क्यों? क्योंकि सेम डेप्थ पे है। और जब डेप्थ पे सेम होंगे, जब सेम डेप्थ पे होंगे तो उनका प्रेशर भी इक्वल होगा, तो ये प्रेशर इसको इक्वल कर देगा। तो ये सारे के सारे जितने भी इस तरफ से लगेंगे, मतलब हॉरिजॉन्टली प्रेशर लगेंगे, वो सारे के सारे इक्वेट कर देंगे। बट हम बात करें अगर वर्टिकल की डेप्थ, ड्यू टू डेप्थ ऑफ द लिक्विड, ये प्रेशर यहाँ पे कुछ और होगा, वहां पे प्रेशर कुछ और होगा, जिसकी वजह से फोर्स अलग अलग लगेगा। बहुत बढ़िया। अब ये जो अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, इसी अपवर्ड डायरेक्शन की फोर्स को F इज इक्वल टू F2 माइनस F1 को हम अपथ्रस्ट बोल देते हैं। क्लियर है? तो मैं यहाँ पे F की जगह U यूज कर रहा हूं, विच इज अपथ्रस्ट। क्लियर है? नाउ F2 की बात करें, F2 कितना है हमारे पास? रो जी एक्स प्लस एच इंटू एरिया माइनस रो जी एक्स। अब तो इरेज करना पड़ेगा बेटा हमें, मेरा वो कहाँ है, थानोस खा दे रहा। कॉपी पेन लेके बैठना बेटा, वीडियो लंबी होने वाली है आज, क्योंकि इसी में न्यूमेरिकल भी आएंगे, एक दो न्यूमेरिकल आएंगे, लॉ ऑफ फ्लोटेशन आएगा। लॉ ऑफ फ्लोटेशन कराते कराते मैं स्टेबिलिटी बताऊंगा कि बॉडी की स्टेबिलिटी कैसे होती है, बहुत कुछ आने वाला है। तो ये वीडियो लगभग आधे घंटे की जाएगी डेफिनेटली। देखो अब हम बात करते हैं यहाँ पे, अब थ्रस्ट मैंने यू से नोट किया, एंड कैपिटल यू से करते हैं। सॉरी मैंने यहाँ पे स्मॉल लिख दिया, बट हाँ कैपिटल यू से करते हैं। तो ध्यान देंगे बेटा, कैपिटल यू इज इक्वल टू, अगर मैं माइनस करूंगा तो रो जी एक्स ए प्लस रो जी एक्स मतलब एच ए माइनस रो जी एक्स ए, तो रो जी एक्स ए। अब देखो ध्यान से देखना, ये वैल्यू इससे कट गई, ये वैल्यू इससे कट गई, जो हमारे पास रह गया वो u इज इक्वल टू क्या रहेगा, रो जी एच ए। नाउ ये हमारे पास हाइट है, ये हमारे पास एरिया है, एंड एरिया एंड हाइट हमारे पास क्या होता है, अगर मैं इसकी बात करूं, दिस इज द वॉल्यूम। क्लियर है? सो एज वॉल्यूम ऑफ द बॉडी, अगर मैं बॉडी की वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम इज इक्वल टू एरिया इनटू लेंथ, एंड लेंथ इज गिवन एज अ h हाइट, तो ये आ गया हमारे पास। सो u इज इक्वल टू, ये क्या आ गया हमारे पास, v रो g, बट m इज इक्वल टू मास इज इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, एंड m इज इक्वल टू वॉल्यूम क्या आएगी हमारे पास, डेंसिटी क्या आएगी, रो। तो यहां से अगर यहां से देखो, इक्वेशन नंबर 2 ले लो, एंड ये इक्वेशन नंबर 3 ले लो, ये इक्वेशन नंबर 4 ले लो, ये इक्वेशन नंबर 5 ले लो। तो मैं 4 और 5 को जब मैं देखूंगा तो फ्रॉम 4 एंड 5, तो 4 और 5 को अगर ध्यान से देखोगे तो मैं यहाँ v रो की जगह क्या लिख सकता हूँ, u m, तो क्या आएगा, u इज इक्वल टू m g, विच इज इक्वल टू वेट ऑफ द बॉडी। तो
तो जो अपथ्रस्ट लगती है किसके इक्वल लगेगी, द वेट डिस्प्लेस्ड बाय द बॉडी, द वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस या फिर लिक्विड डिस्प्लेस बाय द बॉडी। तो यहाँ पे साफ पता लग गया हमें दैट वेट ऑफ द बॉडी इज इक्वल टू वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय द बॉडी। तो जितना ज्यादा फ्लूइड को वो डिस्प्लेस करेगी उतनी ज्यादा उसके ऊपर अपथ्रस्ट लगेगी। क्लियर? चलो ये बहुत बढ़िया है। तो मैंने ये बताया बेसिकली यहाँ पे तुम्हें, मेरे को ये प्रूव करना था, हैंस प्रूव भी लिख सकते हो लास्ट में, लिख दो हैंस प्रूव्ड। तो यहाँ पे ये बताया था मैंने बेसिकली आर्किमिडीज कैसे काम करता है। तो आर्किमिडीज ने प्रूव किया था कि जितना वेट इसका, जितना मतलब ये जो बॉडी है इसका वेट होगा उतना ही वेट डिस्प्लेस करेगी और उतनी इसके ऊपर अपथ्रस्ट लगेगी। तो वेट ऑफ द बॉडी इज इक्वल टू वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय द बॉडी, या फिर सिंपल से लिख सकते हो कि यहाँ पे अपथ्रस्ट बाय द अपथ्रस्ट। तो अपथ्रस्ट भी कह सकते हो कि अपथ्रस्ट इसके इक्वल है, सारी चीजें इक्वल है आपस में। अपथ्रस्ट क्या है? अपथ्रस्ट वही तो है जो उसको लिक्विड को डिस्प्लेस कर रहा है। जितने लिक्विड को डिस्प्लेस करेगा उसकी वजह से प्रेशर लगेगा, और प्रेशर लगेगा तो फोर्स लगेगी, एंड जब फोर्स लगेगी तो इतनी डेप्थ पे फोर्स ये लगेगी और इतनी डेप्थ पे ज्यादा लगेगी। तो बस इसी का जो डिफरेंस होता है वो इसको ऊपर लेके आता है। ये फोर्स ज्यादा होती है जो नीचे से लगती है, वो फोर्स कम होती है। एंड हमें पता है अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन द बॉडी विल मूव इन द डायरेक्शन ऑफ ग्रेटर फोर्स। तो यहां से ज्यादा फोर्स लगेगी जिसकी वजह से बॉडी ऊपर की तरफ मूव करेगी। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स है। अगर हम बात करें किसी प्लास्टिक बॉडी को अगर तुम पानी के अंदर घुसाओ तो वो क्या होता है? ऊपर आ जाती है, बाहर आ जाती है। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर अपथ्रस्ट लगता है। तो अगर ये ना लो तो वैसे भी देख सकते हो, मान लेते हैं बकेट है, बकेट को पूरा पानी से भर लो, पानी से भरने के बाद उसको तुम किसी तालाब में डाल दो। ध्यान से जो कभी ऑब्जर्व करो कि पानी की बाल्टी बहुत हल्की हो चुकी है। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर एक अपथ्रस्ट लग रहा है। सबसे लाइव एग्जाम्पल, अगर तुम खुद पानी के अंदर जाओगे तो तुम्हें ऐसा लगेगा कि ऊपर कुछ लग रहा है, ऊपर कोई ऐसी चीज है जो हमें ऊपर की तरफ फेंक रही है। ऊपर की तरफ कौन सी फेंक रही है? अपथ्रस्ट फेंक रही है। तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। अगर हम बात करें शिप्स की, शिप में तुमने देखा होगा, देखो डेंसिटी, अगर हम बात करें शिप की तो शिप स्टील के बने होते हैं। जो स्टील की डेंसिटी है वाटर की डेंसिटी से ज्यादा होती है। ज्यादा होने की वजह से वो सिंक कर सकता है, बट क्यों नहीं करता? क्योंकि उसे एक पर्टिकुलर शेप दे रखी होती है शिप को, जिसे बोलते हैं कॉनकेव शेप। और ये अपने वेट से बहुत ज्यादा वेट को डिस्प्लेस कर देता है, फिर भी इसके ऊपर अपथ्रस्ट लगता है उतना ज्यादा, और ये सिंक नहीं करता डेंसिटी ज्यादा होने की वजह से। तो ऐसे बहुत सारे केसेस है। हमने जो बात करी वो करी आर्किमिडीज प्रिंसिपल के बारे में। अब हम बात करेंगे एपरेंट फोर्स, या फिर कह सकते हैं कि एपरेंट वेट। कितना एपरेंट वेट लगेगा? उसका मतलब ये है कि मेरा वेट 80 kg है, पानी के अंदर जाऊंगा तो मेरे को कितना महसूस होगा, मैं उसकी बात करूंगा। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। देखो अब हम बात करेंगे एपरेंट वेट ऑफ द इमर्स्ड बॉडी। जैसे कि हम पानी के अंदर उतरेंगे, पानी के अंदर उतरने के बाद मैंने तुम्हें बताया है कि हमें हल्का महसूस होता है। तो हल्का महसूस होता है, ऑब्वियसली ऐसा लगता है हमारा वेट कम हो गया है। तो वो जो वेट कम हो गया है, कितना वेट कम हो गया है वो देखेंगे। तो एक चीज और यहाँ से मैं प्रमोशन कर सकता हूँ कि भाई अगर किसी ने पतला होना तो हमसे मिल सकते हैं। पानी के अंदर जाओ, वेट तुम्हारा वैसे ही कम हो जाएगा। ठीक है, और वैसे ही फर्क पड़ता है। ठीक है, मजाक नहीं कर रहा हूँ, तो चलो मजाक की बात थी, बट एक्चुअल में अगर हम पानी के अंदर जाते हैं तो चारों तरफ से प्रेशर लगाते हैं, और प्रेशर लगाने की वजह से बहुत जल्दी फैट लॉस होता है, लूज होता है, लॉस एक ही बात है। हाँ, तो यहाँ पे आ गया हमारे पास। देखो तो एपरेंट वेट इज इक्वल टू एक्चुअल वेट। ये तो बहुत लाइन भी खत्म हो जाएगी यहाँ से, तो हम यहाँ करते हैं, बहुत बड़ा बड़ा करेंगे। देखो एपरेंट वेट इज इक्वल टू एक्चुअल वेट माइनस अपथ्रस्ट। देखो ये अपथ्रस्ट, अपवर्ड फोर्स, बायोंसी, बायंट फोर्स सारी एक ही है, कोई फर्क नहीं है। बायोंसी फिनोमिना है, अपथ्रस्ट अपवर्ड फोर्स है, और ऐसी में इसको अपथ्रस्ट के अलावा सिंपल अपवर्ड फोर्स भी बोल सकता हूँ, बायोंट फोर्स भी बोल सकता हूँ, बहुत कुछ बोल सकता हूँ। तो एपरेंट वेट हमारा किसके इक्वल होगा? देखो एक्चुअल वेट, ध्यान देना। देखो मैं यहाँ पे एक और चीज तुम्हें बताना चाहूंगा कि जो बाहर वाला पोर्शन है, ये जो तुम्हें बाहर वाला पोर्शन दिखाई दे रहा है, ये पानी है, तो मैंने इसकी डेंसिटी ली रो, और जो अंदर वाला है इसकी डेंसिटी हमने ली सिग्मा। क्यों? क्योंकि ये सॉलिड है, वो पानी है। पानी की जो डेंसिटी ली है हमने रो ली है, और इसकी डेंसिटी सिग्मा ली है।
तो अब हम देखेंगे कि वेट, अगर एक्चुअल वेट की बात करें तो एम जी माइनस एम जी। नाउ व्हाट इज दिस एम जी? तो एम, ये तो मैं ऑब्वियस है कि एक्चुअल वेट ले रहा हूं इसका एम जी, और ये आ गया हमारे पास एम डैश जी। तो क्या आएगा देखो, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी इंटू ग्रेविटी माइनस वॉल्यूम इंटू डेंसिटी इंटू ग्रेविटी। अब हो क्या रहा है बेसिकली, ये पानी और ये डेंसिटी ऑफ, बेसिकली अगर हम बात करें, नहीं सर मैंने उल्टा लिख दिया आई थिंक, हाँ उल्टा लिख दिया। तो ये वाली जो बेसिकली वेट है ये इसका है एक्चुअल वेट। एक्चुअल वेट कितना है हमारे पास, v सिग्मा जी, क्योंकि सिग्मा डेंसिटी किसकी है, इस बॉडी की है। इस बॉडी की सिग्मा डेंसिटी होने की वजह से v रो जी। देखो वॉल्यूम डेंसिटी इंटू ग्रेविटी, मैंने बताया था मास इज इक्वल टू वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, या फिर सिंपल डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। बचपन से पढ़ते आ रहे हो तो यहाँ से मैंने मास इज इक्वल टू वॉल्यूम इंटू डेंसिटी निकाली है। डेंसिटी ये है, और जितना डिस्प्लेस किया वो क्या है, रो जी, क्योंकि पानी को डिस्प्लेस किया है, और पानी को कितना डिस्प्लेस किया है, इतना वेट। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूंगा, कॉमन ले सकता हूं मैं, v कॉमन ले सकता हूँ, g कॉमन ले सकता हूँ, अंदर आ गया सिग्मा माइनस रो, यही आ गया हमारे पास ना। देखो एपरेंट वेट निकालने के लिए बेसिकली हमें, अगर मैं यहाँ से सिग्मा कॉमन लेता हूँ, ध्यान देना वी जी सिग्मा, अगर मैं कॉमन लूंगा क्योंकि ताकि यहाँ से वेट निकाल सकूं, तो मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, ये रिप्लेस करके या W माइनस यू लिखता हूँ, ज़्यादा अच्छा लगेगा। क्यों, W मेरे पास यहाँ पे वेट आ गया और ये आ गया हमारे पास अपथ्रस्ट। ऐसे याद रखोगे बेटा, जो अपथ्रस्ट है वो पानी की वजह से ले रहा है, तो मैंने यहाँ पे सिग्मा कॉमन लिया तो क्या आ गया 1 माइनस रो अपॉन सिग्मा। क्यों, सिग्मा से मल्टीप्लाई किया, सिग्मा से डिवाइड किया, जो मल्टीप्लाई किया उसको बाहर निकाल लिया, जो डिवाइड ये रहा। तो अगर इसकी बात करें, ये क्या है हमारे पास वेट, तो वेट 1 माइनस रो अपॉन सिग्मा, ये हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं। एंड दिस इज एपरेंट वेट W डैश, ये हमारे पास एपरेंट वेट आ गया। अगर मुझे डेंसिटी पता है, मेरी डेंसिटी कितनी है, पानी की डेंसिटी कितनी है, तो मैं इजीली बता सकता हूं कि मेरा वेट कितना शो कर रहा है। इसके ऊपर हम न्यूमेरिकल करेंगे, ठीक है, फिर देखेंगे, न्यूमेरिकल से इजी हो जाएगा ये। नो, ये था एपरेंट वेट, मैंने तुम्हें बताया। अब हम बात करेंगे लॉ ऑफ फ्लोटेशन की। तो लॉ ऑफ फ्लोटेशन एक बहुत ही जबरदस्त टॉपिक है, ठीक है, क्योंकि मैं एग्जांपल्स तो तुम्हें बता चुका हूं। अगर हम बात करें कि कौन सी इसकी, अगर एप्लीकेशन की बात करें तो एप्लीकेशन में मैंने बताया था एक शिप कैसे बनते हैं, नीचे कॉन्केव सरफेस होता है, जिसकी वजह से डेंसिटी ज़्यादा होने के बाद भी वो फ्लोट करता रहता है, सिंक नहीं करता। बट हम यहाँ पे जो देखने वाले हैं वो देखने वाले हैं कि भाई कोई चीज़ सिंक क्यों करती है और फ्लोट क्यों करती है। सिंक तब करती है जब उसकी डेंसिटी ज़्यादा हो जाए। कैसी, कितनी ज़्यादा हो जाए, ऑब्वियसली वो देखना पड़ेगा। तो अब हम देखेंगे लॉ ऑफ फ्लोटेशन। अब हम बात करेंगे लॉ ऑफ फ्लोटेशन की। लॉ ऑफ फ्लोटेशन, तो लॉ ऑफ फ्लोटेशन क्या भला है, मैं यहाँ पे 3 चीज बताऊंगा। सबसे पहले तो चलो इसकी डेफिनेशन कर लेते हैं। देखो लॉ ऑफ फ्लोटेशन कहता है कि कोई चीज फ्लोट तब करेगी, द लॉ ऑफ फ्लोटेशन कहता है, तो छोड़ो, लॉ ऑफ फ्लोटेशन कहता है कि बॉडी तब फ्लोट करेगी जब उसका वेट या तो लेस है या फिर इक्वल दैट ऑफ द डिस्प्लेस्ड है। मतलब बॉडी जो कि इमर्स हो रही है उसका वेट कम होगा या फिर इक्वल होगा देन द वेट डिस्प्लेस्ड बाय द बॉडी। सिंपल डेफिनेशन लिख सकते हो यहाँ पे। तो मैंने यहाँ पे 3 केस लिए, एक लिया है W इज लेस देन यू, और एक लिया है मैंने W इज ग्रेटर देन यू, और एक लिया है मैंने W इज ग्रेटर देन यू, क्योंकि मैं इसे इक्वल करने वाला हूं। हाँ देखो, अगर हम बात करें W इज लेस देन यू, नहीं पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं, डुबाते हैं पहले। तो यहाँ पे अगर ध्यान दो तो ये बॉडी, ये हमारे पास पानी भरा हुआ है इसके अंदर, ग्रेटर है। ग्रेटर का मतलब है कि ये बॉडी सिंक कर जाएगी। क्यों, नीचे की तरफ वेट लाई करेगा और ऊपर की तरफ यू लाई करेगा। वेट बहुत ज्यादा है, ज्यादा होएगा तो नीचे की तरफ जाएगी फोर्स और ये इसे सिंक करा देगी। तो इस केस में जो होता है वो होता है सिंक। एंड सिंक कब होएगा, अगर इसकी बात करूं, देखो वेट की बात करें तो V सिग्मा जी इज ग्रेटर देन V रो जी। अब VG कट गया हमारे पास रह गया सिग्मा इज ग्रेटर देन रो। वाओ दैट्स अमेजिंग। ये यहां से आया जो हम बात करते हैं कि डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस इज ग्रेटर देन द डेंसिटी ऑफ द वाटर। तो अगर फ्लूइड से डेंसिटी सब्सटेंस की ज्यादा होगी तो वो सिंक कर जाएगा। इक्वल की बात करते हैं, देखो मैंने ये लेवल यहां तक लिया था, एनीवेज इक्वल की बात करते हैं। इक्वल के केस में क्या होगा, तो ये मैंने कंटेनर लिया है, ये मैंने लेवल ले लिया, पानी यहां तक भरा है मैंने, और जो बॉडी है इक्वल है। इक्वल का मतलब ये है कि वो क्या करेगी, आधी बॉडी ऊपर रहेगी आधी बॉडी नीचे रहेगी, क्योंकि W इज इक्वल टू
यू है, तो ना वो सिंक करेगी नीदर फ्लोट, मतलब फ्लोट करेगी ऑब्वियस है, हाफ बॉडी उसके अंदर रहेगी, हाफ बॉडी बाहर रहेगी। तीसरे केस की बात आ जाती है बेटा, तीसरे केस में मैंने पानी यहां तक लिया, अब देखो ये ज्यादा है तो इस केस में वेट इक्वल है, वेट लेस है, मतलब थ्रस्ट ज्यादा है, जिसकी वजह से बाहर की तरफ है क्या, नहीं, इस केस में थोड़ा सा उल्टा कर दिया बेटा मैंने। जब इक्वल होगा तो उस केस में बॉडी हमारे पास अपर सरफेस एकदम लेवल में रहेगी, ये रहा, तो नीचे की तरफ W आएगा, ऊपर की तरफ U आएगा। एक बार कंफर्म कर लूं मैं, हाँ ठीक है, इस केस में ऐसा होएगा, जो इसका लेवल सरफेस है उसका लेवल सरफेस है, वो दोनों आपस में कोइंसाइड करेगा, मतलब बराबर बराबर की टक्कर। इसमें बात करेंगे तो अब थ्रस्ट ज्यादा है, अब थ्रस्ट ज्यादा होने की वजह से W नीचे आएगा, U ज्यादा आएगा, एंड वो क्या करेगा, फ्लोट करेगा। देखो फ्लोट तो इसमें भी करेगा एंड फ्लोट इसमें भी करेगा, बट यहां से मैं ऐसे निकालता हूं कि V सिग्मा G इज लेस देन V रो G, कट गया, सिग्मा इज लेस देन रो। तो डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस लेस है तो फ्लोट करेगा, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस ज्यादा है तो सिंक कर जाएगा। और अगर ऐसे केस में होगा तो लेवल दोनों का मैच होगा, इसे बोला जाएगा स्टेबल इक्विलिब्रियम। स्टेबल ये कर सकते हैं, सिंपल स्टेबल, इक्विलिब्रियम तो बाद में बताऊंगा मैं। ये स्टेबल बॉडी है, तो ये तीन केसेस बेसिकली लॉ ऑफ फ्लोटेशन में आते हैं। तो लॉ ऑफ फ्लोटेशन क्या कहता है, लॉ ऑफ फ्लोटेशन ये कहता है कि जब वेट ऑफ द इमर्स्ड बॉडी इज लेस देन और इक्वल टू द वेट डिस्प्लेस्ड बाय द बॉडी होगा, मतलब फ्लूइड डिस्प्लेस्ड बाय द बॉडी होगा, तब वो बॉडी फ्लोट करेगी, उसने ये बताया। और यही रीजन है, बहुत सारे यही रीजन है कि होता है क्या है बेसिकली, कोई भी चीज जिसकी डेंसिटी बहुत कम होगी वो उसके ऊपर फ्लोट करेगी, जिसकी डेंसिटी ज्यादा होगी वो सिंक कर जाएगी। अगर मैं कोई आयरन का पीस लूं, आयरन की डेंसिटी ज्यादा होती है, पानी में डालूं तो वो सिंक कर जाएगा। अगर वैसे मैं एक कॉर्क लूं या फिर प्लास्टिक का पीस रखूं तो वो फ्लोट करेगा ड्यू टू देयर वेरिएशन इन डेंसिटी। डेंसिटी जितनी ज्यादा होगी वो उतना ज्यादा फ्लोट करेगा और जितनी कम होगी उतना ज्यादा सिंक कर जाएगा। तो ये था बेसिकली लॉ ऑफ फ्लोटेशन जो हमने आज पढ़ा है। अब हम बात करेंगे इक्विलिब्रियम ऑफ बॉडीज की, और इसके बाद फिर हम न्यूमेरिकल करेंगे, देन वीडियो एंड हो जाएगी। तो एक छोटा सा टॉपिक याद आया था, वो भी कर ही लेते हैं। तो एक छोटा सा टॉपिक है जिसके ऊपर न्यूमेरिकल भी आते हैं और कई बार तो कंपटीशन में भी देखने को मिल जाते हैं ना। फ्रिक्शनल सबमर्ज्ड वॉल्यूम ऑफ फ्लोटिंग बॉडी। देखो बहुत बार तुमने देखा होगा, होता क्या है बेसिकली, जो बॉडी है वो आधी अंदर होती है आधी बाहर होती है, और ये तभी होएगा जब W नीचे होगा U होगा, और जो W होगा वो लेस देन U होगा। तो जब अब थ्रस्ट से कम होता है वेट, तो उस केस में क्या होता है, वो कुछ ऐसे सबमर्ज करती है, हाफ पार्ट उसका मर्ज होगा, हाफ पार्ट मर्ज नहीं होगा। तो ये जो पार्ट मर्ज हो रहा है इसका, ये जो पार्ट इतना ये मर्ज हो रहा है, इसको मैं बोल देता हूं V डैश, और जो टोटल होगा वो V हो गया। तो मैं कुछ चीजें लिखा हूं, ध्यान दो। वॉल्यूम ऑफ द बॉडी V, वॉल्यूम ऑफ सबमर्ज्ड पार्ट, जो सबमर्ज्ड हुआ है उसकी वॉल्यूम क्या है, V डैश। नाउ आगे बढ़ते हैं, बट वेट ऑफ द बॉडी, जो फ्लोटिंग बॉडी है उसका वेट इज इक्वल टू वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड, वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड। तो ये आएगा W इज इक्वल टू W डैश, या अब थ्रस्ट लगेगा ऑब्वियस है, यहाँ U आ गया, तो यहाँ पे हमारे पास आ गया, यहाँ सिंपल W डैश ले लेते हैं, बेटर रहेगा। तो यहाँ पे आ गया, देखो वेट होता है मास इंटू ग्रेविटी, मास होता है वॉल्यूम इंटू सिग्मा इंटू ग्रेविटी, और ये आ गया V डैश इंटू रो इंटू G, ये आ गया क्योंकि वॉल्यूम अलग है। एक और चीज मैंने बतानी थी, जो इसकी डेंसिटी है वो है सिग्मा, और जो पानी की डेंसिटी है वो, या पानी या फिर लिक्विड की डेंसिटी है वो रो है। यहाँ पे जाके देखेंगे तो G से G कैंसिल हो गया, और यहाँ पे हमारे पास रह गया V डैश ओवर V इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन रो, ये पार्ट रह गया। तो अगर मैं इसके अंदर ध्यान दो, ये हमारे पास क्या है, वॉल्यूम ऑफ सबमर्ज्ड पार्ट, सबमर्ज्ड पार्ट अपॉन टोटल वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ बॉडी या फिर टोटल वॉल्यूम ऑफ बॉडी, टोटल वॉल्यूम ऑफ बॉडी, एंड दिस इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ लिक्विड। सो डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ लिक्विड, ये आ गया हमारे पास।
क्लियर है? सब्सटेंस है बेटा यहाँ पे, अगर तुम्हें कंफ्यूजन हो रही हो तो सब्सटेंस। तो ये हमारे पास एक फॉर्मूला बन जाता है बेसिकली न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए, न्यूमेरिकल करने के लिए। देखो एक इक्विलिब्रियम आता है, वो मैं बता रहा हूँ, तो मैं पहले बता रहा हूँ कि वो करवाना था, बट ये छोटा सा टॉपिक याद आ गया तो मैं इस पे ध्यान देने लग गया था। अब मुझे करवाना है इक्विलिब्रियम ऑफ फ्लोटिंग बॉडी। इक्विलिब्रियम कैसे आता है? कई बार तुमने देखा होगा, अगर पानी की एक बॉटल है, पानी की बॉटल को अगर तुम अंदर घुसाओगे तो ऐसे से हिलती है। बहुत बहुत अगर पतीले को पानी के अंदर डालोगे तो ऐसे से हिलेगा, इसका थोड़ी देर बाद वो स्टेबल हो जाएगा। वो ऐसे 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 क्यों हिलेगा उसके बारे में बात करेंगे, स्टेबल क्यों हो जाएगा उसके बारे में बात करेंगे। हमने जो बात करी है वो बात करी कि अपथ्रस्ट होना चाहिए, वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी से पास करना चाहिए। अगर सेंटर ग्रेविटी से पास नहीं करेगी तो उसे बोल देते हैं हम कि वो हिलने वाली है, मतलब बेसिकली उसका इक्विलिब्रियम नहीं आएगा, ठीक से फ्लोट नहीं करेगा। तो चलो शुरू करते हैं। अब जो मैं बताने जा रहा हूं वो है इक्विलिब्रियम ऑफ फ्लोटिंग बॉडीज। ध्यान देंगे। देखो दो चीजें चाहिए होती है किसी भी चीज को फ्लोट करवाने के लिए। एक चाहिए होती है द वेट ऑफ द बॉडी मस्ट बी इक्वल टू द लिक्विड डिस्प्लेस बाय द बॉडी। जितना लिक्विड डिस्प्लेस करेगा और जितना वेट होगा उस बॉडी का, वो दोनों आपस में इक्वल होने चाहिए, तभी वो फ्लोट करेगा। और दूसरी चीज होनी चाहिए कि द सेंटर ऑफ ग्रेविटी होनी चाहिए, वो सेंटर ऑफ बायोंसी के इक्वल होनी चाहिए। जैसे अगर मैं यहाँ पे देखूं, ये मेरे पास सेंटर ऑफ बायोंसी और कैपिटल जी है सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंटर ऑफ बायोंसी ये दोनों जो सेम लाइन में आने चाहिए। अगर सेम लाइन में नहीं आएंगे तो बॉडी डगमगाएगी ऐसे ऐसे, जो कि होती है। कई बार क्या होता है, तुम पानी का बर्तन किसी बर्तन में कुछ रख के पानी के अंदर डाल देते तो ऐसे ऐसे हिलता है। लोटे में ज्यादातर होता है। लोटे को भी देखना करके, लोटे का सेंटर ऑफ ग्रेविटी आता ही नहीं है, उसका सेंटर ऑफ बायोंसी चेंज होता रहता है ड्यू टू देयर शेप। देखो कभी लोटे को पानी में रख के देखना, वो स्टेबल बहुत कम रहेगा, बहुत एक पर्टिकुलर मतलब बहुत समय लेगा वहां पे स्टेबल होने में। अदरवाइज यहाँ गिर जाएगा, यहाँ गिर जाएगा, क्योंकि इसकी डायरेक्शन ही ऐसे होती है। एनीवेज, तो देखो क्या होएगा बेसिकली, ध्यान देते हैं। अगर हमारे पास सेंटर ऑफ ये हमारे पास बायोंसी है, तो अगर हमारा सेंटर ऑफ बायोंसी बी इज अबव कैपिटल जी, तो अगर सेंटर ऑफ बायोंसी हमारे पास सेंटर ऑफ ग्रेविटी से ऊपर होगा तो उस केस में क्या होगा, अब थ्रस्ट इधर लगेगा जिसकी वजह से ये सीधी हो जाएगी, इसे बोला जाएगा स्टेबल इक्विलिब्रियम। अब इसमें क्या होगा, सेंटर ऑफ बायोंसी हमारा नीचे होगा और सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऊपर होगा, तो उससे क्या आएगा, ये नीचे करके आएगा, ये ऊपर लेके जाएगा, जिसकी वजह से ये घूम जाएगी और इसे बोला जाएगा, मतलब बी इज बिलो कैपिटल जी, मतलब ये सेंटर ऑफ बायोंसी, ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ध्यान रखना, भूलना मत, लिख लेना। तो इसे बोला जाएगा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, और इसीलिए ये एक जगह ना रह के ऐसे डगमगाता रहता है, ऐसे हिलता रहता है। ठीक है, तो ये होना चाहिए। अगर ये होगा तो स्टेबल इक्विलिब्रियम, मतलब ऑब्वियस स्टेबल हो ही जाएगी, ये ऊपर लेके जाएगा, नीचे जाएगा, जिसकी वजह से एक रोटेटिंग इफेक्ट आएगा। रोटेटिंग इफेक्ट होने की वजह से ये इधर जाएगी, और इस केस में क्या आएगा, रोटेटिंग इफेक्ट होने की वजह से ये इधर जाएगा, मतलब बहुत ज्यादा घूम जाएगा। इसमें जब ये इधर जाएगा तो ये सेंटर में आ जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। बट ये सेंटर में आएगा ही नहीं, इधर घूम जाएगा, तो हो सकता है पलट भी जाए। बहुत बार होता है कि बर्तन जो है वो पलट जाता है, उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी नहीं आती है ठीक से। ठीक है, तो ये था बेसिकली लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम ऑफ फ्लोटिंग बॉडीज। अब हम एक दो अच्छे न्यूमेरिकल्स करते हैं, और न्यूमेरिकल के बाद फिर वीडियो का एंड करते हैं। बेटा वीडियो बहुत मेहनत लगती है, लाइक जरूर कर दिया करो एक, और अपने फ्रेंड सर्कल में जिन्हें बहुत ज़रूरत है इन वीडियोस की, वो उनको शेयर कर सकते हो, बजाय कि ऐसे इधर उधर शेयर करने के। तो क्वालिटी फ्रेंड्स में शेयर करो ताकि इसको देखें, क्योंकि मेन वीडियो का मकसद होता है बनाना उसको देखने के लिए। क्लियर है, और देखो उससे कुछ सीखो। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। एक न्यूमेरिकल है, द टिप ऑफ द आइसबर्ग, द डेंसिटी ऑफ द आइस इज 917 kg पर मीटर क्यूब। मतलब जो डेंसिटी ऑफ आइस दे रखा है, बेसिकली हुआ क्या है, ये हमारे पास एक सी है, यहाँ पे एक आइसबर्ग है, और ये आइसबर्ग कुछ ऐसे पड़ा हुआ है, आधा नीचे और आधा ऊपर है। अगर इसकी डेंसिटी की बात करें तो सिग्मा इज इक्वल टू 917 किलोग्राम पर मीटर क्यूब है। एनीवेज मैं क्वेश्चन रिपीट करता हूँ, क्वेश्चन तो बताया ही नहीं मैंने। द डेंसिटी ऑफ आइस इज 917 kg पर मीटर क्यूब। What fraction of the ice lies below the water? वाटर के नीचे कितना पार्ट रहेगा? The density of the sea water is 1024 kg per meter cube. 1024 kg per meter cube. And what fraction of the iceberg do
we see assuming that it has the same density as ordinary ice. देखो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, सबसे पहले तो हमें ये पता है कि ये अगर इसको डिस्प्लेस करेगा तो वेट ऑफ आइसबर्ग, वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड, तो ये आ जाएगा. यहाँ पे बात करूंगा बेटा तो मास मतलब वेट आएगा तो mg आएगा. mg इज वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, तो वॉल्यूम इनटू डेंसिटी हमारे पास सिग्मा इनटू ग्रेविटी इज इक्वल टू v डैश, नहीं वॉल्यूम जो कि सबमर्ज्ड है. ठीक है, सबमर्ज मतलब कितनी पार्ट में, क्योंकि जितनी पार्ट नीचे होगा उतना ही ये लिक्विड को डिस्प्लेस करेगा. तो v डैश एंड हमारे पास आ गया रो इनटू जी, ग्रेविटी से ग्रेविटी भाग गया एंड v डैश अपॉन v इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन रो आ गया. हमने निकालना है सबमर्ज पार्ट जो अंदर है, बेसिकली वो ये वाला पार्ट निकालना है, मतलब v डैश निकालना है. एंड v डैश इज इक्वल टू सिग्मा दे रखा है हमें 917 अपॉन ये दे रखा है 1024 मल्टीप्लाई. वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम दे रखी है नहीं, वॉल्यूम नहीं दे रखी तो ऑब्वियसली नीचे ही आएगा. तो मल्टीप्लाई बाय 100 यहाँ कर दो एंड मल्टीप्लाई बाय 100 यहाँ कर दो. तो अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो v डैश अपॉन v मल्टीप्लाई 100, तो ये क्या आएगा परसेंटेज बेसिकली कितनी रहेगी. तो अगर इसको सॉल्व करूंगा तो कुछ बेसिकली 100 है तो मल्टीप्लाई 100 कर दूंगा तो 917 अपॉन 1024 इंटू 100. और ये सॉल्व करने के बाद हमारे पास जो आंसर आता है वो आता है 91.7%. तो इतना मतलब दिस मच ऑफ दिस परसेंट इज नीचे रहेगा. मतलब ये है कि v डैश इज इक्वल टू 91.7% ऑफ v. क्लियर है, तो उसका इतना पार्ट अंदर रहेगा, मतलब 91% अंदर रहेगा, बहुत कम पार्ट होगा जो बाहर रहेगा. तो मैं वैसे ही बना देता हूं, ये रहा. तो ये पार्ट उसका बाहर है, बाकी सारा अंदर रहने वाला है. इसके बाद क्वेश्चन में पूछा था लास्ट कि व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द आइसबर्ग डू यू सी assuming that it has the same density as ordinary ice. तो देखो ये एक मिस्टेक कर बैठे हम यहाँ पे. अगर इसको सॉल्व करें तो 917 डिवाइडेड बाय 1024 आएगा 0.89.5. तो मैंने यहाँ पे गलती कर दी है, 0.89 मतलब 5 बेसिकली. इसको मल्टीप्लाई 100 करूंगा तो क्या आ गया हमारे पास 89.5%. ये हमें दिखाई देगा. तो v डैश बाई v है, लेकिन ये तो है जो अंदर है, तो बाहर कितना है वही पूछ रहा है कि जो मतलब टिप है c से बाहर टिप कितनी नजर आएगी. तो 1 माइनस जो विजिबिलिटी है 1 माइनस v डैश बाई v, तो 1 माइनस v डैश अपॉन v तो इंटू 100 ऑब्वियसली, या तो एकदम मल्टीप्लाई परसेंटेज में ही कर लो, इंटू 100 सेम रहेगा. तो 1 माइनस और इसका 100% आ गया. देखो 100 यहाँ मल्टीप्लाई किया तो ऑब्वियसली 100 यहाँ होगा. एक काम करते हो तुम सिंपल करो बेटा, यहाँ से तुम कंफ्यूज हो जाओगे बहुत. मैं तो यहाँ पे इजी से करवा दूंगा, तुम कंफ्यूज हो जाओगे. जब मल्टीप्लाई किया तो इसको भी मल्टीप्लाई 100 किया एंड v डैश बाई v इंटू 100 इज इक्वल टू दिस मच. तो v डैश अपॉन v इंटू 100 इज इक्वल टू 89.5%. तो ये भी कह सकते हो, देखो इतना परसेंट क्या है अंदर की तरफ है, तो बाहर कितना होगा 100 में से माइनस कर दो, तो 100% होता है माइनस 89.5% करोगे तो 10.5% आउटसाइड दिखाई देगा, आउटसाइड टू सी. इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, द टिप ऑफ आइसबर्ग, क्योंकि ये टिप ऑफ आइसबर्ग है. पूरा नीचे आइसबर्ग होता है. ठीक है, दिखने के लिए अगर यहाँ पे ऊपर से देखेंगे ना, पानी के अंदर मान लेते हैं सी लेवल है, सी लेवल पे हमें इतना सा दिखाई देगा, बट एक्चुअल में अंदर बहुत बड़ा हो सकता है. अगर इससे हम सोचेंगे यार छोटा सा है क्या दिक्कत है, बट जब नीचे जाएंगे तब पता लगेगा अरे ये तो बहुत बड़ा है. ये क्या है हमारे पास टिप, सिर्फ इतना सा नजर आ रहा है हमें. ठीक है, तो चलो दूसरा न्यूमेरिकल देखते हैं. तो प्यारा सा एक और क्वेश्चन देखते हैं. एनसीईआरटी का ही है. अ पीस ऑफ गोल्ड, प्योर गोल्ड which have a rho 19.3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है ये. तो वो कह रहा है कि a piece of pure gold this much is suspected to be hollow from inside. अंदर से खाली है बेटा. It weighs 38.250 ग्राम
जो W है इन एयर वो है 38.250 ग्राम, ये है एयर के अंदर, इन एयर, एंड 33.865 इन वाटर। W वाटर के अंदर जब इसे डाला तो इसका वेट आया, इसका मतलब समझ रहे हो, जो इसमें 5 ग्राम के आसपास लग रहा है, 4 या 5 ग्राम के आसपास लग रहा है, वो क्या है, अपथ्रस्ट लग रहा है, अपथ्रस्ट। और अपथ्रस्ट की वजह से ही इसमें वेट में फर्क आ रहा है, ठीक है, इतना अपथ्रस्ट लग रहा है। अब वो ये बोल रहा है कि कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ द होलो पोर्शन इन द गोल्ड, तो वॉल्यूम ऑफ होलो पोर्शन निकालनी है, वो कैसे निकलेगी? तो वो सबसे पहले तो बेटा एयर के अंदर होता है, एयर के अंदर तो एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो वेट हमें दे रखा है, अब वेट इज इक्वल टू हम उससे निकाल सकते हैं मास बाय वॉल्यूम से। देखो तो वॉल्यूम इज इक्वल टू या वेट इज इक्वल टू WA इज इक्वल टू, वेट है तो क्या आएगा, मास इनटू ग्रेविटी, और मास की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, वॉल्यूम अपॉन डेंसिटी, यही होता है ना, इनटू ग्रेविटी, या नहीं? सिंपल सी बात है, यही तो होता है, ठीक है। नहीं ये नहीं होता, मल्टीप्लाई होता है, V रो G, हाँ ये होता है ना। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ वॉल्यूम की, तो वॉल्यूम इज इक्वल टू WA अपॉन रो जी। सो V इज इक्वल टू WA हमें क्या दिया हुआ है, 38.250 अपॉन रो कितना है हमारे पास, 19.3 इंटू ग्रेविटी कितनी है, 10। अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो हमारे पास आएगा 38.250 डिवाइड बाय 193। हमारे पास जो आंसर आया वो V इज इक्वल टू से 0.1981 आया हमारे पास, ये यार है। वॉल्यूम निकाल रहे हैं ना, वेट वॉल्यूम इज इक्वल टू वेट इज इक्वल टू m, सॉरी बेटा मास दिया हुआ है, क्योंकि यहाँ ग्राम में है ना, ग्राम में इसका मतलब मास दिया हुआ है, लिखा वेट है बट दिया मास है हमें, तभी आंसर अजीब सा, क्योंकि 0 पॉइंट में जा रहे हैं तो बहुत ज़्यादा कम होगी वॉल्यूम, इतनी कम वॉल्यूम थोड़ी होगी। तो यहाँ पे m आ गया, यहाँ पे ग्रेविटी नहीं मल्टीप्लाई होगी, यहाँ पे भी ग्रेविटी नहीं मल्टीप्लाई होगी, तो सिंपल MA, हाँ ठीक है। अब तो मास इन एयर इज इक्वल टू वॉल्यूम इनटू दिस, तो ग्रेविटी से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, 19.3 एंड वॉल्यूम आ गया हमारे पास 1 पॉइंट क्या आया था, 1.98 सेंटीमीटर क्यूब, ये हमारे पास वॉल्यूम आ गई थी। देखो अब बात करेंगे जो एयर के अंदर है वो कितनी है, वाटर के अंदर है तो कितनी है। देखो जब हमने वाटर के अंदर डाला तो कुछ वेट का गड़बड़ हुआ, कितना वेट का गड़बड़ होएगा, तो लॉस इन वेट व्हेन इमर्स्ड इन वाटर, जब वाटर के अंदर डाला गया तो कितना आएगा, 38.250 माइनस 33.865। अगर मैं इसको माइनस करूंगा तो 38.250 माइनस 33.865, जो हमारे पास है 4.38, तो हमारे पास जो आंसर आया वो है 4.385 क्या ग्राम, ये ग्राम आ गई। अब ये तो क्या है, वाटर डिस्प्लेस हुआ है, ये क्या है, मास ऑफ वाटर डिस्प्लेस हुआ है। जब वाटर डिस्प्लेस हुआ है तो डेंसिटी पता है हमें कितनी होगी, तो डेंसिटी ऑफ वाटर सीजीएस में देखेंगे बेटा तो 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ध्यान रखना अगर केजी की बात करें तो 1000 केजी पर मीटर क्यूब होता है, अगर सेंटीमीटर में बात करें तो 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है। अब हम देख लेते हैं वॉल्यूम, तो वॉल्यूम इज इक्वल टू अगेन बेटा मास अपॉन वॉल्यूम, देखो डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम होता है, विच इंप्लाइज वॉल्यूम इज इक्वल टू मास अपॉन डेंसिटी, एंड वॉल्यूम इज इक्वल टू मास कितना है हमारे पास 4.385 अपॉन 1 आ गया, तो वॉल्यूम आ गई 4.385 सेंटीमीटर क्यूब। तो बस फिर फाइनल माइनस कर दो, तो V वॉल्यूम ऑफ होलो पोर्शन इज इक्वल टू, ये वॉल्यूम आई थी टोटल, ये थी 4.385 माइनस 1.981, क्योंकि 1 आया था, अगर हम माइनस कर दूंगा तो 4.385 माइनस 1.981। तो बेटा न्यूमेरिकल तो जितने मर्जी करवाते रहो, न्यूमेरिकल तो खत्म ही नहीं होते कभी, ठीक है। न्यूमेरिकल तो ऐसी चीज़ें, आंसर देख लेते हैं 2.403, ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब। न्यूमेरिकल नहीं कभी खत्म होते, तो डेल्टा वी लेते हैं इसे, तो न्यूमेरिकल बहुत है, खत्म नहीं होते हैं, ठीक है। तो बस इस वीडियो को यहीं खत्म करने वाला हूँ, बहुत लंबी वीडियो हो चुकी है ये, ठीक है, और मैं भी थक चुका हूँ। तो
इस वीडियो में बेसिकली हमने बात की थी आर्किमिडीज प्रिंसिपल होता क्या है, लॉ ऑफ फ्लोटेशन क्या होता है, उन्होंने प्रूफ कैसे किया था कि अपथ्रस्ट कितना लगेगा, वेट डिस्प्लेस कितना होगा, ये सारी चीजें हमने पढ़ी थी। इसके बाद हमने लॉ ऑफ फ्लोटेशन पढ़ा, इक्विलिब्रियम पढ़ा, स्टेबल और अनस्टेबल पढ़ा, ये पढ़ा कि डेंसिटी किसकी ज्यादा होगी, कौन सा सिंक करेगा, कौन सा फ्लोट करेगा। ये सब पढ़ने के बाद हमने 2 न्यूमेरिकल किए, एनसीईआरटी न्यूमेरिकल थी दोनों के दोनों। तो बस बहुत है आज के लिए, ठीक है। लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना, बहुत ही मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखिए और पढ़ते रहिए।